स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। गुप्त वंश 240 ईस्वी से लेकर 6वीं सदी के उत्तरार्ध तक गुप्त वंश ने भारत पर शासन किया। भारत के उत्तर भारत में इसने शासन किया है। इसके विषय में विस्तार से जानने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर बातचीत करेंगे। कुषाण साम्राज्य के ध्वंस अवशेषों पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। संभवतः ये लोग कुषाणों के सामंत रहे थे, जिन्हें हम गुप्त वंश के शासक कहते हैं। लगभग 230 ईस्वी में कुषाण सत्ता धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। तब मध्य भारत में एक बड़ा भाग शकों के अधीन था, जो 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। इसी समय 240 ईस्वी में लगभग गुप्त वंश की स्थापना भी हो चुकी थी, परंतु गुप्त संभवतः स्वतंत्र शासक उस समय नहीं थे। श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, परंतु उसका राज्य केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में था, अतः उसे स्वतंत्र राजा हम नहीं स्वीकार सकते। इसके अतिरिक्त उन्हें जो उपाधि उन्होंने धारण की थी वह थी महाराज, और यह उपाधि उस समय सामंतों को दी जाती थी। तो इस आधार पर भी बहुत से इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि श्री गुप्त उस समय कुषाणों के अधीन सामंत रहा होगा, कोई स्वतंत्र राजा उस समय नहीं था। लेकिन फिर भी श्री गुप्त को गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में इतिहासकार स्वीकार करते हैं। मोटे तौर पर उस समय जब श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, उस समय 3 शक्तियाँ सक्रिय थी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नागवंश का शासन था। उसी समय दक्कन में वाकाटक वंश का शासन था, जबकि पूर्वी भारत में गुप्त वंश का शासन शुरू हो चुका था। चलिए शुरू करते हैं गुप्त वंश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। गुप्त वंश के विषय में विस्तार से आगे जाने से पहले हम गुप्त वंशावली के बारे में बातचीत करते हैं कि गुप्त वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो श्री गुप्त माने जाते हैं। 240 से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। घटोत्कच जो इनके पुत्र हुए हैं, इन्होंने 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। इन्हें प्रथम शक्तिशाली राजा कहा जा सकता है गुप्त वंश का। उसके पश्चात जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा माने जाते हैं गुप्त वंश के, और जिन्हें भारत का नेपोलियन के रूप में याद किया जाता है, वो है समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके पश्चात समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र रामगुप्त ने 375 से 380 ईस्वी तक शासन किया, जो एक कमज़ोर राजा सिद्ध हुए। इनका वध करके इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया। और उसके पश्चात उनके पुत्र कुमार गुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद जो गुप्त वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक कहे जा सकते हैं, स्कंदगुप्त, 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया। और परवर्ती शासक जो बाद में निर्बल शासक हुए हैं गुप्त वंश के, उनमें पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, हर्षगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त आदि गुप्त वंशीय राजाओं का नामों का उल्लेख किया जा सकता है। 6वीं सदी के अंत तक गुप्त साम्राज्य लगभग समाप्त होने लगा था, अर्थात धीरे धीरे ये जो गुप्त शासन था संकुचित होने लगा था, संकीर्ण होने लगा था, और केवल पटना तक ही इनका जो शासन है वो रहा होगा, और धीरे धीरे उसके पश्चात वह भी इनसे हथिया लिया गया। अब हम क्रमशः बातचीत करेंगे इन सभी गुप्त वंश के शासकों के बारे में और इनसे संबंधित कुछ दूसरी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहले हम इनके आरंभिक जो शासक हैं, जिन्हें स्वतंत्र शासक बहुत से इतिहासकार स्वीकार भी नहीं करते, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। श्री गुप्त और घटोत्कच। श्री गुप्त, जिन्हें गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, इन्होंने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। उसने महाराज की उपाधि धारण की, जो सामान्यतः सामंतों को प्रदान की जाती थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह राजा के अधीन कोई सामंत रहा होगा, कोई स्वतंत्र शासक नहीं था। श्री गुप्त के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच राजा बना। इसने 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच के ये पुत्र थे, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और वैशाली राज्य इस प्रकार से उन्होंने प्राप्त किया। 320 ईस्वी में उसने गुप्त संवत प्रारंभ किया। उसने सोने के सिक्के चलाए, जिस पर कुमार देवी का नाम खुदा हुआ है। वे पहले गुप्त वंश के शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए। समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम है, माता का नाम कुमार देवी है, अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने इसके बाद राजगद्दी संभाली। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और गुप्त वंश को अपने चरम पर पहुंचाया, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और एक बहुत बड़े क्षेत्र में गुप्त वंश का परचम लहराया। इन्हें लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जाना जाता है।
लिच्छवी दौहित्र वह स्वयं को इसी आधार पर कहता था क्योंकि उसकी माता कुमार देवी लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। इनकी जानकारी के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो प्रयाग प्रशस्ति है, और इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। यह मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। यह ब्राह्मी लिपि में तथा संस्कृत भाषा में लिखित था। यह संस्कृत की चंपू शैली का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजयों व साम्राज्य विस्तार की जानकारी हमें मिलती है। उसने राजा बनने के लिए अपने भाई काच से युद्ध किया था। एक सोने के सिक्के पर काच लिखा हुआ मिला है। उत्तर भारत पर समुद्रगुप्त ने 2 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण में उसने अच्युत, नागसेन तथा कोट कुलवंशीय एक राजा को हराया। उत्तर भारत पर किए गए अपने दूसरे आक्रमण में उसने 9 राजाओं को पराजित किया। उसके पश्चात उसने दक्षिणापथ अभियान पर अपना ध्यान दिया। दक्षिणापथ अभियान में उसने दक्षिण में 12 राजाओं को पराजित किया। शक शासक रुद्रसिंह तृतीय व लंका नरेश मेघवर्ण समुद्रगुप्त का समकालीन माना जाता है। V.A. स्मिथ ऐसे इतिहासकार हुए हैं जो समुद्रगुप्त से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था क्योंकि उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा है। उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों में भी यह तथ्य वर्णित है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। वह संगीत कला में निपुण था। वह वीणा बजाता था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि वो कला प्रेमी थे। वह विष्णु का उपासक था। उनकी जानकारी के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो उनसे राज्य के जो अभिलेख हैं, उनमें एरण प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, नालंदा अभिलेख, गया ताम्रशासन लेख कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो उनके शासन के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेखों को याद करने की जो ट्रिक है वो है समुद्रगुप्त रण के लिए प्रयाग से नालंदा गया। समुद्रगुप्त रण के लिए प्रयाग से नालंदा गया। यहाँ रण एरण अभिलेख की ओर, प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति की ओर, नालंदा नालंदा अभिलेख की ओर तथा गया गया ताम्रशासन अभिलेख की ओर संकेत करता है। इसके पश्चात रामगुप्त जो समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र थे, उन्होंने राजगद्दी संभाली। 375 ईस्वी थे से 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये कायर और अयोग्य शासक थे। ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को, जिसे ध्रुव स्वामिनी के नाम से भी जाना जाता है, को शकराज को भेंट कर दिया था। उसके इस कृत्य से चंद्रगुप्त द्वितीय उससे बहुत अधिक खफा हो गए थे। उसने स्त्री के वेश में जाकर शकराज का वध किया था, ध्रुव देवी को मुक्त कराया था और तत्पश्चात भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी। उसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था और स्वयं मगध का राजा बन गया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक स्वीकार किया जा सकता है, उन्होंने राजगद्दी संभाली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया। वह अपने भाई रामगुप्त को मारकर मगध का राजा बना था। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम व बाणभट्ट की हर्षचरित में रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। वही रामगुप्त जिनके बड़े भाई थे, जिनका वध इन्होंने किया था। इनके अन्य नाम देवराज व देवगुप्त भी मिलते हैं। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसकी अन्य उपाधि शकारी भी थी। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उदयगिरी गुहा अभिलेख से पता चलता है कि वह समस्त पृथ्वी को जीत लेना चाहता था, संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करना चाहता था। बहुत अधिक महत्वाकांक्षी शासक था, लेकिन बाद में उसने अपना विचार बदल दिया। उसके सेनापति का नाम आम्रकारदव था। वह विष्णु का उपासक था। उसने परम भागवत की उपाधि धारण की, लेकिन उसका संधि विग्रहिक अर्थात विदेश मंत्री शैव था। महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र राजा का उल्लेख हुआ है। अनेक इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि महरौली के लौह स्तंभ में जो चंद्र नाम खुदा हुआ है, वास्तव में यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ओर संकेत करता है, और इससे अब अधिकांश इतिहासकार सहमत हैं। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहयान भारत आया था। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक वह भारत में रहा। उसकी 2 राजधानियाँ थीं, पाटलिपुत्र व उज्जैन, जिसे उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था, और वह अपने 9 रत्नों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 9 रत्नों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके दरबार के जो 9 रत्न थे, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत कुछ भेद अलग अलग इतिहासकार करते हैं, लेकिन जो 9 आमतौर पर सर्वमान्य हैं, जो 9 रत्न सर्वमान्य हैं, उनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, शपणक,
अमर सिंह, शंकु, वररुचि, बेताल भट्ट और घटकर पर रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख, समुद्रगुप्त के अभिलेखों की हमने बात की थी। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों की बात करते हैं। उदयगिरि गुहा अभिलेख प्रथम, उदयगिरि गुहा अभिलेख द्वितीय, मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा शिलालेख, सांची अभिलेख, गढ़वा शिलालेख, इससे संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख है जिनसे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। गढ़वा अभिलेख से यह उल्लेख मिलता है, या ऐसा प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा जाता था। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था तथा उसका उत्तराधिकारी था। वह कार्तिकेय का उपासक था। उसका शासन शांति व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासन की प्रथम तिथि विलसड़ अभिलेख, जिसे भिलसड़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, से मिलती है तथा अंतिम तिथि चांदी के सिक्कों से मिलती है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। कुमारगुप्त के बारे में ही अगर हम बात करें, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ह्यूनसांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था, उन्होंने भी इनका उल्लेख किया है और उन्होंने कुमारगुप्त को शुक्रादित्य नाम दिया है। कुमारगुप्त ने सर्वप्रथम मयूर शैली की रजत मुद्राएं चलाई थी। ये भी इनके शासन से और इनके कार्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण उल्लेख रहा है। और गुप्त शासकों में जो सबसे अधिक अभिलेख मिले हैं वो कुमारगुप्त के ही मिले हैं। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी, इसलिए स्कंदगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्होंने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया था। हालांकि माना जाता है कि कुमारगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी अधिक योग्य होने के कारण 455 से 467 ईस्वी तक शासन करने में ये कामयाब रहे। उसने हूणों को परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद व्याकरण, कथा सरित्सर, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख व जूनागढ़ अभिलेख में हूणों पर स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से हूणों के आक्रमण व स्कंदगुप्त द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत की पुष्टि होती है। इसी झील के बारे में बात करें कि इस झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था तथा अशोक व रुद्रदमन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। झील का पुनरुद्धार सौराष्ट्र के राज्यपाल प्रणदत्त व उसके पुत्र चक्रपालित के निरीक्षण में हुआ था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में मिला है, से पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में पुष्यभूतियों का, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं, का आक्रमण हुआ था, जिसको स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था। अर्थात कुमारगुप्त के समय में पुष्यभूतियों ने सत्ता हासिल करने की कोशिश की थी। पुष्यभूति अर्थात वर्धन वंश, जिसके प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन हुए हैं 7वीं सदी में, उन्होंने एक प्रयास किया था कुमारगुप्त के समय में, लेकिन उस समय स्कंदगुप्त ने उस आक्रमण को विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता था। स्कंदगुप्त के बाद के जो गुप्त शासक हुए हैं उनमें पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, हर्षगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त आदि का नाम लिया जा सकता है। हालांकि ये बहुत अधिक निर्बल शासक थे और अपना जो पूरा साम्राज्य था उसे ये सुरक्षित नहीं रख पाए थे। इनके अधीन जो सामंत थे धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे और इनका जो साम्राज्य था वह सिकुड़ कर केवल पूर्वी जो भारत है, बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास अर्थात पटना के आसपास ही सिमट कर रह गया था। गुप्त वंश के पतन में हूणों के आक्रमण का बड़ा योगदान था। तोरमान तथा मिहिर कुल हूणों के प्रमुख योद्धा हुए थे, जिन्होंने गुप्त वंश के जो नींव थी, इस नींव को हिला दिया था। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुमारमात्य कहा जाता था, जो प्रांतों में नियुक्त किए जाते थे। संधि विग्रहिक अर्थात विदेश मंत्री, महासंधि विग्रह की युद्ध व शांति से संबंधित अधिकारी, महादंडनायक युद्ध व सैनिक से संबंधित अधिकारी था, जबकि दंडपाशिक पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी था।
कर व्यवस्था के बारे में बातचीत करते हैं। भूमि कर फसल का 1/6 भाग उस समय होता था। करों की अदायगी हिरण्य और मेय दोनों रूपों में होती थी। हिरण्य अर्थात नकद और मेय अर्थात अन्न अनाज दोनों रूपों में ही उस समय अन्न कर की अदायगी की जा सकती थी। शिल्पियों को कर के रूप में बेगार देना पड़ता था, जिसे विष्टि कहते थे। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई थी उसे अग्रहार कहा जाता था। यह पूरी तरह से कर मुक्त भूमि होती थी। व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। इसका प्रधान श्रेष्ठी होता था। अब बात करते हैं जाति व धर्म के बारे में। उस समय भी जो हिंदू धर्म में वैदिक काल से जो परंपरा चली आ रही थी, जो 4 वर्ण थे, वो 4 वर्ण तो प्रचलन में थे ही, लेकिन अब जाति व्यवस्था भी अपने पांव पसारने लगी थी। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था, जो शूद्रों से भी बदतर स्थिति में था। उन्हें अंत्यज या चांडाल कहा जाता था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, परंतु इस काल में शैव धर्म भी खूब फल फूल रहा था। देवगढ़ का मंदिर जो झांसी में स्थित है, विष्णु को समर्पित है। साहित्य के बारे में बातचीत करें। भर्तृहरि, कालिदास, वात्स्यायन इस काल के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। जैसे गुप्त काल को हम प्राचीन भारत का स्वर्ण काल मानते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में निःसंदेह इस काल को हम प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कह सकते हैं। भर्तृहरि, कालिदास, वात्स्यायन इस काल के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। भर्तृहरि की प्रमुख रचनाओं में नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक प्रमुख हैं, जबकि कालिदास की प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, मालविका, अग्निमित्रम आदि शामिल हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन की रचना मानी जाती है, और बहुत से इतिहासकार ये स्वीकार करते हैं कि स्वप्नवासवदत्ता का जो रचयिता है वह भी इसी काल का एक प्रमुख गद्य लेखक रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो गुप्त वंश से संबंधित कुछ जानकारी जिसके माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।